संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज सुनिए सुविख्यात वायलिन वादक वीजी जोग से की गई भेंटवार्ता। विविध भारती के लिए ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1991 में आकाशवाणी कोलकाता केंद्र पर की गई। वीजी जोग से बातचीत की है डॉक्टर ए रहमान ने। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया था छाया गांगुली ने। आइए सुनते हैं। जोग साहब, सबसे पहले हमारा और हमारे श्रोताओं का अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार रहमान जी। जोग साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछ लें कि संगीत के क्षेत्र में आप कब आए और आज इसमें शुरुआत आपकी कैसे हुई? इसका ऐसा है कि मैं बहुत छोटा था तो मेरे भाई साहब जी, उन्होंने ये उनका एक सपना था कि कुछ सालों के बाद हमारे देश में वायलिन जो है ये बजेगा, लोकप्रिय होगा। तो उस समय गाना, हारमोनियम, सारंगी, सितार, सरोद, ये सब बाजा बजते थे, मगर वायलिन तो लोगों को मालूम भी नहीं था। जबकि मैं 8 साल का था जी। तो भाई साहब ने पहले कहा कि तुमको गाना सीखना चाहिए। तो पहले मैंने गाना भी सीखा, तबला भी सीखा। उसके बाद हमने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की जी। तो इस शिक्षा को सीखने के लिए जाहिर है कि एक गुरु का चयन भी करना पड़ता है। तो आप जरा अपने गुरु के बारे में बताइए, कैसे आपने उनसे सीखा और सीखने के पीछे आपने कितना समय दिया? अब इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है, किंतु हमारे गुरु जो थे विघ्नेश्वर शास्त्री जी, वो हमारे गुरु थे। और इस कला के सबसे बड़े गुरु थे हमारे उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब। अच्छा। उनके दर्शन मैंने इलाहाबाद में किए, फिर लखनऊ में किए, फिर मैहर गया सीखने के लिए। बाद में मैंने हमारे गुरु एक पंडित श्री कृष्ण नारायण रतन जनकर, जो लखनऊ मैरिज कॉलेज के प्रिंसिपल थे जी, उन्होंने कहा कि तुम कॉलेज में वायलिन सिखाना आरंभ करो। तो मैंने वहाँ शिक्षक की नौकरी भी की जी। बाद में मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ बजाया भी। उस्ताद फैयाज खां साहब, बड़े गुलाम अली खां साहब, आमिर खां साहब, फिर हीरा भाई बड़ोदेकर, फिर हमारे बनारस के रसूलन भाई, सिद्धेश्वरी भाई, बड़ी मोती भाई, ये सभी हमारे गुरु हैं, क्योंकि जिनसे थोड़ा थोड़ा मिला वो हमने इकट्ठा कर लिया जी। हाँ। आज तो आप शोहरत की काफ़ी बुलंदियों को छू चुके हैं और जाहिर यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़े परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ज़रा अपने रियाज के बारे में बताइए, कैसे रियाज करते थे, कैसे समय देते थे, इसके बारे में ज़रा। रहमान साहब, बात ऐसी है, अब ज़माना बदल गया है, मगर हमारे गुरु जो थे, गुरु शिष्य परंपरा में ही ये विद्या चली आ रही है। तो एक तो सेवा बहुत करनी पड़ती थी और आज्ञा, गुरु का सम्मान, और एक उस समय देखा हमने जैसे गुरु कहते थे वैसे आपको नियमित रूप से रहना पड़ता था। तो गुरु हमको कहते भाई यमन बजाओ। अब यमन उन्होंने एक अस्थायी अंतरा सिखाया, उस पर हमारा कम से कम 6 महीने का रियाज होता था जी। वो घर में आके जो अलंकार सीखते थे वो हम 6-6 घंटे 8-8 घंटे रोज प्रैक्टिस करते थे।
तीन ताल तो होता ही है, फिर वही अलंकार एक ताल है, रूपक है, झप ताल है, फिर धमार भी सीखा हमने। अलग अलग तालों में अलग अलग बंदिश हमने सीखी। तो एक यमनी सीखना है तो मुझे तो लगता है कि 1-2 साल यमनी सीखना चाहिए, ऐसे ही लगा मुझे। तो उस्ताद भी बड़े बड़े थे। और पहली बात है सुनना चाहिए बहुत जी। पहले कानसेन बनना चाहिए, फिर तानसेन की बात करनी चाहिए। ये हमने सीखा जी। आजकल क्या होता है कि सुनना बहुत कम हो गया, और थोड़ा सा होने के बाद अरे अब क्या सुनना है, मगर बहुत कुछ सुनना ही है जी। हम तो नई बात कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो आपकी दुआ है, आपने जो जैसे फरमाया, ये हम तो उन्हीं लोग को सुनते हैं और वही बजाते हैं, और तारीफ उन्हीं की होती है कि भाई क्या कैसी सुभान अल्लाह, क्या तिहाई बजाई आपने। ये गद जो आपकी है, ये नवाब रामपुर के टाइम में वजीर खान साहब की गद आपने बजाई, तो बताइए उन्होंने उसकी रचना की और हम बजा रहे, तो तारीफ उन लोगों की है। तारीफ तो उनकी भी है, और साथ साथ आपकी भी तारीफ इसलिए होती है कि आपने इस वायलिन को काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अब क्या हुआ कि सारंगी जैसे साज था ना, मुझे सारंगी से बड़ा प्रेम था, शुरू से बहुत प्रेम था मुझे। मगर जैसे आपने फरमाया तो बंधु खां साहब हमारे देश के महान सारंगी वादक थे, उनको हमने बहुत सुना। हमारे बनारस की सारंगी बहुत अच्छी बजती थी पहले। अब बंधु खां साहब हुए, गुलाम साबिर खां साहब हुए, गोपाल मिश्र हुए, बहुत बड़े सारंगी बनारस के, उनके साथ हमें बजाने का मौका मिला। तो हमने ये देखा कि भाई वायलिन जो है ये बजता ही है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये कर्नाटक में, दक्षिण भारत में ज्यादा बजता है जी। दक्षिण भारत में वायलिन 150 साल से बज रहा है करीब करीब। हिंदुस्तानी म्यूजिक में पिछले 80 साल से बजा रहे हैं, और इसका टेक्निक जो है वो वेस्टर्न म्यूजिक का है। वेस्टर्न म्यूजिक का टेक्निक, क्योंकि मैं अब अमेरिका गया, यूरोप गया, सब जगह जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा हिंदुस्तानी टेक्निक है। जैसे गमक है, मींड है, ये सब चीजें तो वेस्टर्न म्यूजिक में है ही नहीं। जैसे खड़े होके बजाते, हम बैठ के बजाते। दरअसल हम यही पूछना चाह रहे थे कि ये तो एक विदेशी साज है, लेकिन इसको हिंदुस्तानी संगीत में ढालने के लिए जाहिर है कि काफ़ी नए इसकी ज़रूरत आपने दी है। तो आप इसके बारे में ज़रा और तफसील से बताइए, विस्तार से बताइए कि इसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में ढालने के लिए आपने इसमें क्या क्या योगदान दिया है। हाँ, पहली बात यह है कि मैंने जो इतिहास पढ़ा इसका, और कुछ लोगों को भी मैंने सुना जो कर्नाटक म्यूजिक के विद्वान थे, जैसे द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, टी चौड़ैया, ये मैसूर के बड़े विद्वान थे, और ट्रेवेनकोर और कोचीन, ये जो स्टेट्स थी, उन्होंने पहले कुछ अंग्रेज लोगों को बुलाया। जैसे हमारा लंच आवर म्यूजिक होता है या डिनर आवर म्यूजिक होता है, वो लंच आवर का म्यूजिक जो था पहले ऑर्केस्ट्रा बजता था, और वहाँ के लोगों ने देखा कि ये कोई साज है। जैसे राजस्थान में रावण हत्या होता है, जैसे हमारे फोक म्यूजिक के कुछ बाजे ऐसे जो एक घर से बजते, एक तार का ही बाजा है। तो ये जो देखा तो उन्होंने कहा ये वायलिन बड़ा अच्छा है भाई, 4 तार का बाजा, ये क्यों नहीं सीखते हो? तो कुछ साउथ इंडियंस ने सीखना आरंभ किया। धीरे धीरे हमारे जो विष्णु दिगंबर जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये साज मुझे भी बड़ा पसंद है, तो हमारे तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी आना चाहिए। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में 1915 से इसकी तालीम शुरू हुई, और बात ऐसी हुई कि अब इसका जो बजाना है इसे ख्याल गायकी से बजाते लोग, तो हम ख्याल भी बजाते हैं, गद भी बजाते हैं हम। तो क्या करते हैं कि पहले आलाप भी बजाते हैं, अब इसका एक रूप आ गया आलाप, जोड़, झाला, जैसे सितार खानी कहते हैं वो भी बजाते हैं। तो ग्वालियर घराने की जो गायकी है उस गायकी को भी हम बजाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा हमको हुआ साथ संगत करने का, क्योंकि साउथ इंडियन म्यूजिक में सारंगी नहीं है, तो वहाँ वीणा और वायलिन यही 2 साज है। तो उन्होंने देखा कि वायलिन अगर साज हो तो गाने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, तो ज्यादातर इस्तेमाल वायलिन का ही होता है। हमारे यहाँ धीरे धीरे सारंगी खत्म हुई और वायलिन आगे आ रहा है। ये 1940 की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब हमने बजाना शुरू, हमारे गुरुजी ने कहा कि तुम बजाना शुरू करो, साथ संगत करना शुरू करो, जैसा वैसा आता है बजाओ तुम बस। तो हमने देखा कर्नाटक में वायलिन बहुत लोकप्रिय है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हमारा देखते देखते रेडियो में भी लोग बजाने लगे, समझे ना, और मुझे भी बड़ा मौका मिला। तो देखते हैं कि वायलिन बड़ा लोकप्रिय हो गया, लोग पसंद करते हैं जी। अच्छा, ऐसा समझा जाता है जोग साहब कि वायलिन एक बहुत ही मुश्किल साज है, और इस पे कम लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, कमी आती जा रही है। तो इसके और विस्तार के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इसमें तो पर्दे नहीं है ना, असली में सितार में पर्दे होते हैं। ये तो अंधा बाजा है, ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट।
समझे ना। एक तो पहले स्वर ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई गाना सीखे अच्छा तो वायलिन जरूर बजा सकता है, क्योंकि उसको तो स्वर को ढूंढना है। एक लकड़ी है, उस पर आपको उसको प्रोड्यूस करना है आपको। तो ऐसा तो मुश्किल कुछ नहीं है, मगर मेहनत करना चाहिए। हमने गुरु किया है, हमने सीखा भी है, और क्यों नहीं, सभी लोग बजाएंगे। परिश्रम की जरूरत है जी। अच्छा जोग साहब, क्यों ना हमारे सुनने वालों को जरा आप साज पर कुछ ऐसा अपना कोई बहुत ही प्रिय राग सुना दें। कुछ नट बिहाफ सुनाता है। साहब, आप अपना बहुमूल्य समय देकर आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। रेवंत साहब, मुझे अपना ये मौका दिया, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। सुविख्यात वायलिन वादक वीजी जोग से डॉक्टर ए रहमान की बातचीत अभी आपने सुनी। मित्रों, आइए अब वीजी जोग का वायलिन पर बजाया राग जन सम्मोहिनी सुनते हैं। तबला संगत महापुरुष मिश्र की है। वीजी जोग का बजाया वायलिन पर राग जन सम्मोहिनी अभी आपने सुना। आज विविध भारती के खजाने से बस इतना ही। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। Sa